हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनसीज एकेडमी में। और क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, और इसके हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने वाले लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जो कि बेस्ड थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसमें पूछा क्या है, क्या क्या डेटा गिवन है और हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour। एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, कोई भी सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसको चाहिए कि रूम का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। मतलब जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी भी रूम का, और एक वहां पर फ्रीजिंग प्रोसेस लगा हुआ है। फ्रीजिंग प्रोसेस का मतलब उसको ठंडा करने के लिए कोई चिलर सिस्टम है या फिर कोई एसी है उस रूम के अंदर, और हर एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे टेम्परेचर जा रहा है। मतलब कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हर घंटे, यानी कि पहले घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, दूसरे घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, फिर तीसरे घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। कम होने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर्ड हुआ। ठीक है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, मतलब कि रूम का टेम्परेचर क्या होगा 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। मतलब कि मान लीजिए कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया और उसके 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना आपके अच्छे से? कोई एक पर्टिकुलर रूम है, उसमें कोई पर्टिकुलर फ्रीजिंग प्रोसेस लगा हुआ है, उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें उस रूम का टेम्परेचर कम करना है, तो इसके लिए हमने उसमें फ्रीजिंग प्रोसेस लगाया है, और उस फ्रीजिंग प्रोसेस से हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है। तो हमें यह बताना है कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की ट्राई करते हैं अपन लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि इनिशियल जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एवरी आवर टेम्परेचर लोअर्ड कितना होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा क्या है, आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन में डेटा हमें गिवन है ऊपर वाला, और ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए किस तरीके से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। देखिए हमें पता क्या है, हमें यह पता है कि हर घंटे टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो देखिए हर घंटे का मतलब एक घंटे में, यहां लिख लीजिए एवरी 1 आवर टेम्परेचर लोअर्ड कितना हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कितने घंटे के बाद पूछा है 10 घंटे के बाद, तो आप निकाल लीजिए एक घंटे में टेम्परेचर हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घंटे में टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा, कैसे निकालेंगे? 50 आएगा, और 50 किस तरीके से आएगा 5 इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये जो मैंने करा है ना, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, और वो पेन आपने मार्केट से 2 रुपए का खरीदा है। ठीक, आपके पास एक पेन है और आपने वो पेन मार्केट से 2 रुपए का खरीदा है। मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे ही 5 पेन आप लेके आओ तो आपको कितने पैसे लगेंगे। ठीक, क्या बोला मैंने? एक पेन की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज है, तो ऐसे ही सेम 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी। ठीक, तो आप मुझे बता दोगे तुरंत ही कि जो 5 पेन है वो कितने के होंगे, 2 इंटू 5 दैट इज 10 रुपीज के। ठीक, तो ये यूनिटरी मेथड है। अभी मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस और बताऊंगा, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी और बताऊंगा।
पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि एक पेन दे रखा था 2 रुपए का, तो 5 पेन कितने के हो गए? 10 रुपए के। मैंने 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी। ठीक, तो ये मुझे पता लग गया कि 10 आवर्स में टेम्परेचर कितना लोअर्ड होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर विल बी कितना होगा? देखिए, स्टार्ट हुआ था टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से और लोअर्ड हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगाया। और कितना होगा 10 घंटे के बाद? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से बचा मेरा पास माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 घंटे के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यूनिटरी मेथड के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज यूनिटरी मेथड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। यूनिटरी मेथड का मतलब ये है भाई कि आपको अगर कम दे रखा है, आप इस तरीके से समझिए, कम दे रखा है और ज्यादा निकालना है, तब क्या होता है? मल्टीप्लाई। दूसरी बात इसमें यह है, ज्यादा दे रखा है और कम निकालना है, तो क्या होता है? डिवाइड। ये दो बातें हैं, आप याद रखें। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, छोटा सा पेज मैं यहीं पर ले लेता हूं। देखिए, ये पेज बचाना भी अच्छी चीज़ है कि सेव पेपर, सेव ट्री एंड देन सेव एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छी आदत है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? कम दे रखा है, यानी कि एक पेन जो है वो 2 रुपए का है और मुझसे पूछे हैं 5 पेन कितने के होंगे। देखिए, कम दे रखा है, ज्यादा पूछा है, तो क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो मेरे 5 पेन हो जाएंगे 2 × 5। बात समझ में आई? अब मुझे दे रखा है 5 पेन जो है वो 10 रुपीज के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? ज्यादा दे रखा है और कम पूछा है, तो क्या होगी? डिवाइड, यानी कि 5 2 जा 10। बात समझ में आई ना? कम दे रखा है और ज्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई, और ज्यादा दे रखा है और कम निकालना है, ज्यादा दे रखा है कम निकालना है तो डिवाइड। तो ये था यूनिटरी मेथड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिए। आगे वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उसमें भी इस्तेमाल करूंगा और तब भी आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक कोई क्लास टेस्ट है जिसके अंदर की 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि हर सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत आंसर के लिए आपको माइनस के 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपके 2 नंबर कट जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छुआ, नहीं किया, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो इसका पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। पहला वाला पार्ट कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? दूसरे वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। रेशमा ने जो है वो 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन जो है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। ये नीचे वाली की लाइन थी। और थर्ड वाला है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। ठीक, करते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर है ये 7। इसमें हमने देख क्या रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस है 10। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए हमें क्या मिल रहा है, 5 मार्क्स। और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें क्या मिल रहा है, माइनस के 2 मार्क्स। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इसके पहले वाले पार्ट में मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन की बात चल रही है, तो हम यहाँ मोहन डाल लेते हैं हेडिंग। ठीक, मोहन ने कितने सही क्वेश्चन किए, मोहन ने जो है वो 4 क्वेश्चन सही किए। अब एवरी क्वेश्चन, एवरी करेक्ट क्वेश्चन गेट्स 5 मार्क्स, एवरी करेक्ट आंसर गेट 5 मार्क्स एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर गेट -2 मार्क्स। तो मोहन ने क्या करा, मोहन डिड 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, देन मोहन मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं 5 मार्क्स, तो 4 के लिए हो जाएंगे 4 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 20 मार्क्स। उसके बाद मोहन डिड 6 incorrect answer, then Mohan marks for incorrect आंसर। एक के लिए मिल रहे हैं मुझे -2, यानी कि 6 के लिए मुझे मिलेंगे 6 इंटू -2 यानी कि -12। अब निकाल दीजिए मोहन टोटल स्कोर, मोहन टोटल स्कोर, टोटल का मतलब होता है प्लस, 20 मार्क्स तो मिले सही करने पे, प्लस और माइनस के 12 मिले उसे गलत करने के लिए, तो ये 20 प्लस और माइनस माइनस के, यानी कि ये हो जाएंगे 8 मार्क्स। तो मोहन भाई को टोटल मिले 8 मार्क्स। बात समझ में आई ना। अगला वाला पार्ट देखते हैं इसका, बी वाला। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो ये बात चल रही है रेशमा की, तो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। एक करेक्ट के लिए मिल रहे हैं 5, और रेशमा ने कितने करेक्ट किए हैं, 5, तो 5 इंटू 5 यानी कि उसको मिले 25 मार्क्स सही करने के लिए। देन रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक के लिए मिल रहे हैं -2 और उसने किए हैं 5, तो ये हो जाएंगे -10। अब हम निकाल लेते हैं कि रेशमा का टोटल स्कोर, रेशमास टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 25 प्लस और माइनस के 10। ये 25 करेक्ट के लिए है, ये माइनस के 10 गलत के लिए है, प्लस प्लस और माइनस माइनस के 10, यानी कि ये हो जाएंगे 15 मार्क्स फॉर रेशमा। ठीक, अगला वाला पार्ट करते हैं इसका, सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में कह रहा है कि हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट। ठीक है, मतलब 7 क्वेश्चन में से उसने 2 सही किए और 5 गलत किए। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने 7 किए हैं,
टोटल 10 क्वेश्चन थे तो 3 छोड़ दिए, तो 3 का उसे कुछ मिलना नहीं है, तो बात टोटल जो है वो 7 पे ही आएगी। तो हम लिखते हैं कि हीना गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। कितने? एक क्वेश्चन एक करेक्ट करने के लिए मिल रहा है 5 मार्क्स, और उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? हीना ने 2 किए हैं, तो 5 इंटू 10 मार्क्स तो हो गए सही के लिए। फिर हीना गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक के लिए मिल रहा है माइनस के 2 गलत करने के लिए, और उसमें कितने किए हैं? 5 गलत किए हैं, यानी कि ये हो गया माइनस के 10। तो हिनास टोटल स्कोर कितना हो जाएगा भाई? टोटल के लिए आप ये 10 और प्लस कर दीजिए इसमें माइनस के 10, तो ये प्लस के 10 और प्लस माइनस माइनस के 10, यानी कि ये हो गए 0। रेशमा को मिले 0। रेशमा ने बहुत ही गंदा स्कोर किया है अपने टेस्ट में, इसीलिए उसको मिले हैं 0। ठीक है, उसके 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही किए, और वो 2 सही भी अपने 5 गलत करके उनको खराब कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपको लगता होगा मैंने बहुत लंबे तरीके से कराया है, लेकिन यकीन मानिए ये कॉपी में रिप्रेजेंट करने का सही तरीका है आपके एग्जाम में। अगर आपको स्कोर करना है अपने एग्जाम में तो आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold। मतलब कि एक सीमेंट कंपनी है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए पर बैग। ये लिखा हुआ है ना, ₹8 पर बैग। पर बैग का मतलब हो रहा है कि एक बैग बेचने पर उसको 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट का। एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। मतलब जो ग्रे सीमेंट है उसको बेचने पे लॉस हो रहा है एक बैग पर 5 रुपए का। व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेच रहा है कंपनी तो 8 रुपए का फायदा हो रहा है, और अगर ग्रे सीमेंट का एक बैग बेच रही है कंपनी तो उसको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है। पहला वाला पार्ट है द कंपनी सेल्स 300 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। मतलब कंपनी ने 300 बैग्स बेचे व्हाइट सीमेंट के एंड 500 बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के इन ए मंथ, एक महीने के अंदर। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। आपको यह बताना है कि उस कंपनी का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके? ठीक है, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वो उतार लेते हैं। प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग कितना हो रहा है भाई? एक बैग पर उसको 8 रुपीज का। उसके बाद में लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग कितना हो रहा है उसको लॉस? 5 रुपीज का पर बैग। ये जो है ना पर बैग की बात चल रही है, और पर बैग का मतलब होता है कि हर एक बैग पर। तो उसने कंपनी ने कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे? टोटल सोल्ड व्हाइट सीमेंट बैग कितने? 3000। और व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे हैं 3000 और व्हाइट सीमेंट पे हो रहा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा ना, क्योंकि एक बैग पर 8 रुपए का हो रहा है तो 3000 बैग पर होगा 3000 इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 3 24, 1 2 3 1 2 3, इतने रुपीस का तो होगा प्रॉफिट कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग पर। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल सोल्ड ग्रे सीमेंट बैग कितने बेचे हैं? ग्रे सीमेंट के 5000 बैग बेचे। 5000 बैग बेचे तो टोटल लॉस कितना हुआ? जो ग्रे सीमेंट के बैग हैं उन पर लॉस हो रहा है, तो इसलिए टोटल लॉस निकाल रहे हैं। टोटल लॉस हो जाएगा, एक बैग पर हो रहा है 5 रुपए का, तो 5000 बैग पर होगा 5000 इंटू 5, यानी कि 5 5 जा 25, और ये 30 आप ऐसे ही लगा दीजिए। देखिए अब टोटल प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का और टोटल लॉस हो रहा है 25,000 का। इसका मतलब ये है भाई कि उसको प्रॉफिट जो उसको जो है ना ओवरऑल लॉस होगा,
तो ओवरऑल लॉस कैसे निकलेगा? ओवरऑल लॉस निकलेगा आपका 25,000 माइनस के 24,000, यानी कि 1,000 रुपए का ओवरऑल क्या होगा? लॉस। बात समझ में आई ना? ये ओवरऑल लॉस कैसे हुआ? क्योंकि लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, इसलिए उसको अल्टीमेटली क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? जो भी टोटल लॉस है उसको, उसमें से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हमें क्या बचा? टोटल लॉस। बात समझ में आई ना? इसके और भी पार्ट है क्वेश्चन के, वो भी पढ़ लेते हैं। बी वाला पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, मतलब कि टोटल व्हाइट सीमेंट के कितने बैग होंगे? इट मस्ट सेल, मतलब कि टोटल, सॉरी एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ता हूं। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड 6400 बैग्स। अगर नंबर ऑफ ग्रे बैग्स जो है वो सोल्ड करे जाए 6400, तो नंबर ऑफ व्हाइट बैग कितने सोल्ड करे जाएं जिससे कि ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो? बात समझ में आई ना आपके? देखिए कैसे करेंगे इसको। ये वाला जो है हमारा बी वाला पार्ट है, और इसको मैं यही खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेज रह गया है ना हमारा। अब ये जो बैग है 6400 है, कौन से? ग्रे वाले। ग्रे वाले बैग 6400 बेच रहा है टोटल कंपनी, तो ग्रे वाले का मतलब है कि लॉस वाला है, तो लॉस ऑन ग्रे बैग कितना हो रहा है? ₹5। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? मतलब एक बैग पर ₹5 का लॉस हो रहा है और इसने बेचे हैं 6400, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा दिए, 5 की 4 से कराएंगे तो 20, और 2 गया, 5 6 30, 30 और 2 32, यानी कि ये जो आ गया ना आपका, ये टोटल लॉस आ गया। और टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा? अब मुझे नहीं पता है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचना है, मुझे वही निकालना है। ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो कि इतने व्हाइट सीमेंट के बैग बेच दिए जाएं। टोटल प्रॉफिट मैंने मान लिया कि व्हाइट सीमेंट के जो बैग हैं वो मैंने एक्स बेचे, व्हाइट सीमेंट के मैंने बैग जो है वो एक्स बेचे, और एक बैग बेचने पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का, तो एक्स बैग बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ एक्स इंटू 8 का, तो टोटल प्रॉफिट मेरा हो गया 8x। अब देखिए ये कंडीशन जो है इस तरीके की है कि नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही लॉस हो ना ही फायदा हो, तो प्रॉफिट बराबर लॉस के कर दो, प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर कर दो, तभी तो ये बात हो सकती है ना। मतलब ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, दोनों ही बराबर रहे, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 8x, और लॉस कितना है? 32,000। अब यहां से आप x फाइंड आउट कर लो, 8 और x जो है वो मल्टीप्लाई में है, x आप कैलकुलेट करोगे तो ये 32,000 और 8 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो ये नंबर ऑफ बैग्स आपके पास आ जाएंगे 4000। ठीक है, तो अगर वो कंपनी व्हाइट सीमेंट के 4000 बैग बेचती है तो उस कंपनी को ना ही नुकसान होगा ना ही फायदा होगा, वो बराबर बराबर पर छूट जाएगी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मुझे पता नहीं थे कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचना है, मैंने मान लिया कि व्हाइट सीमेंट के एक्स बैग बेचना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 8x। अब बोल रहा है कि ना तो फायदा हो ना ही लॉस हो, तो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इसका मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस, तो 8x बराबर 32,000 और 8x बराबर 32,000, फिर आप यहां से x फाइंड आउट कर सकते हो बाय शिफ्टिंग द 8 टू द अदर साइड्स ऑफ द इक्वल बाय डिवाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं क्योंकि कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कराएंगे, अच्छे से कराएंगे।
ये जो 9 वाला क्वेश्चन है इसमें ये लिखा हुआ है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कि ये जो फिलअप लगा हुआ है आपको इसको इसके अंदर कोई ऐसा इंटीजर रखना है जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी कि जो इक्वल के इस साइड है वही इक्वल के इस साइड आ जाए। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट है। ये लिखा हुआ है -3 इंटू फिर है ब्लैंक और फिर है 27। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है -3 और यहाँ लगी हुई है मल्टीप्लाई और यहाँ पर है कोई फिलअप और यहाँ बराबर का निशान लगा के लिखा हुआ है 27। इसका मतलब यह है कि आपको -3 की मल्टीप्लाई किसी एक ऐसे नंबर से कराना है जिससे मल्टीप्लाई कराने पर उसका आंसर 27 आए। तो आप 3 की टेबल पढ़ दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर से कराएं जिससे 27 आए, तो 3 की टेबल में 27 आता है। और कितने टाइम में आता है, 9 टाइम्स में आता है, तो 3 9 27। लेकिन अब यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं है तो हम यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 9 से कराओगे तो 27 आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो कि हमारे स्टेटमेंट को ट्रू बनाने में मदद करेगा। ठीक, दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है भाई, 5 की मल्टीप्लाई में किस ऐसे नंबर से कराऊं जो मुझे मिले -35। देखिए 5 की मल्टीप्लाई में किससे कराऊं जो मुझे 35 मिले, तो 5 की टेबल में 35 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है। तो सिर्फ मैंने 7 लिखा तो मुझे मिला 5 7 35, लेकिन 35 जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा पॉजिटिव, जबकि मेरे स्टेटमेंट में ये है नेगेटिव। तो मैं क्या करूं, यहां पर तो माइनस लगा नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसलिए मुझे यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। 5 की 7 से होगी तो 35 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया। तीसरा वाला कह रहा है कि यहां पर कोई फिलअप है, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई हुई है -8 से और आंसर आया है -56। अब मैं यहां पर ऐसा क्या नंबर रखूं जिसकी मल्टीप्लाई में 8 से कराऊं तो मुझे आंसर मिले -56। तो मैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूं यहां पर, कि कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं इंटीजर का। अब मैं इस खाली जगह की मल्टीप्लाई 8 से करने की बजाय 8 की मल्टीप्लाई खाली जगह से करा दूं। मतलब खाली जगह पर ऐसा क्या नंबर आए जिसकी मल्टीप्लाई 8 से हो तो 56 आए। इट मींस कि 8 की टेबल में अगर 56 प्रेजेंट है तो कितने टाइम्स में प्रेजेंट है, 8 की टेबल में 56 आता है 7 टाइम्स में, तो 7 मैंने यहां लिख दिया और 8 की 7 से कराऊंगा तो 56 और माइनस प्लस माइनस आंसर। क्वाइट इजी ना, बहुत इजी सवाल है। यहां फिलअप, यहां है माइनस का 12 और यहां पर है 132। अब थोड़ा सा ये टेबल के बाहर चला गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन है आसान। अब यहां पर मैं क्या नंबर ऐसा रखूं जिसकी मल्टीप्लाई में -12 से कराऊं तो मुझे 132 मिले। अब आपने जब 12 की टेबल पढ़ी है तो 12 की टेबल में 12 टेंजा होता है 120 और ये नंबर 120 से चला गया ऊपर। इसका मतलब टेबल के ऊपर भी आपको जाना है, टेबल के बाहर जाकर भी क्वेश्चन को करना है। ठीक, देखिए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ये समझाता हूं कि मान लीजिए कि यहां पर है x, इसकी मल्टीप्लाई में करा रहा हूं 2 से तो मुझे मिल रहा है 10। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज x। तो ये वाला साइन है मल्टीप्लाई का और ये वाला साइन है इक्वल का, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x। x फाइंड आउट करने का मतलब है कि मुझे x को बिल्कुल अकेला करना है। अकेला करने का मतलब यह है कि x के साथ में जो भी है उसको मुझे बराबर के उस साइड ले जाना है। ठीक, तो x को मुझे अकेला करना है तो मुझे 2 को बराबर के उस साइड ले जाना है। ये करने के लिए मुझे देखना है कि इसके साथ साइन काय का है और इसके साथ साइन है मल्टीप्लाई का। तो जब भी मैं इक्वल के दोनों तरफ इधर उधर नंबर को ले जाता हूं तो साइन जो है वो हमेशा अपोजिट हो जाता है। तो ये साइन मल्टीप्लाई का है, इक्वल के इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई का है 2 हो जाएगा डिवाइड का, तो मुझे x निकल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। 2 था मल्टीप्लाई में, ये आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इट मींस x इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 वैल्यू आएगी यहां पर। बात समझ में आई ना आपके।
ऐसा ही इस क्वेश्चन में करेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई करने की जगह आप 132 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है ना। तो 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 वन जा 12 और 12 वन जा 12, यहां से कैरी गया, ये हो गया 12, फिर 12 वन जा 12, यानी कि यहां पर मुझे रखना है 11। अब देखिए 11 रखने से क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर माइनस है, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये आंसर हमारा 132 आया। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।